तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वेदांतों के इस चैनल पर। मेरा नाम है गौरव तिवारी और मैं आपका फिजिक्स का मास्टर टीचर हूं। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के बारे में। बच्चों, आपको पता होगा कि प्रिपरेशन की जर्नी में, अपनी नीट प्रिपरेशन की जर्नी में पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के अंदर के सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, यानी कि किस किस टॉपिक्स पर हम पीवाईक्यू लगाने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 3 टॉपिक्स हैं बच्चों, जिन पर लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर्स के अंदर पीवाईक्यूज आए हुए हैं। पहला टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे सवाल हैं। बड़े आराम से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के तमाम सारे सवाल हैं, इनको सॉल्व करना है। और तीसरे नंबर पर आता है रिलेटिव मोशन और यूसीएम, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इन 3 टॉपिक्स के सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लेते हो तो ये वाले चैप्टर के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी और आप ये पाओगे कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में काफ़ी अच्छा इजाफा हो गया है, काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, विच इज मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहला सवाल देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए, पहला सवाल देखिए। मैं हर सवाल में पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से हमने उसको सॉल्व किया है और फिर हम सॉल्व करेंगे। मैं सवाल को समय दे करके सॉल्व करूंगा, लेकिन आप अगर जानते हो सवाल के सॉल्यूशन को तो स्क्रीन को रोक करके फटाफट सॉल्व करो और अगले न्यूमेरिकल पर बढ़ जाओ। ठीक है, जिन बच्चों को सॉल्यूशन आता है बहुत बढ़िया बात, जिनको नहीं आता है उनको पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, ठीक। चलिए सवाल पढ़ते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, 0, एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। At t equals to 4 second, a ball is dropped out of the window by a person sitting in the car. तो चौथे सेकंड पर अंदर जो बंदा बैठा है वो बॉल को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6? t equals to 6 पर बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। सवाल बड़ा आसान है, लेकिन इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप जानते हो तो आप सॉल्व करिए, और अगर आप नहीं जानते तो यहां पर देखिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मैं क्या बताता हूं आपको, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट्स। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट जो यहां पर आपको लेकर के जाना है वो ये है कि कोई भी बॉडी केवल तभी तक एक्सेलरेट करती है जब तक उस पर फोर्स लगता रहता है। जैसे ही आप उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स को हटा देते हैं, उस पर प्रोड्यूस होने वाला, उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। या सुनो, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होता है, फोर्स बाय मास। जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो कह रहा है कि चौथे सेकंड पर बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाता है। जब बॉल को आपने कार से बाहर गिरा दिया तब उस बॉल पर कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? हमने कहा जैसे ही बॉल कार के बाहर चली गई उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा। जब तक बॉल कार के अंदर थी तो वो उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही थी जिससे कि कार एक्सेलरेट हो रही थी कार के साथ साथ। लेकिन एक बार बॉल को आपने बाहर गिरा दिया, उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? हमने कहा उसको एक्सेलरेट करने के लिए अब कार तो है नहीं। या सुनो, तो कार इस डायरेक्शन में अगर जा रही थी, कार का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में था बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसे ही आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया है कार से, बॉल का एक्सेलरेशन आफ्टर ड्रॉपिंग इन द एक्स डायरेक्शन विल बिकम 0। या सुनो, आफ्टर ड्रॉपिंग फ्रॉम द कार बॉल का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0। तो पहला कॉन्सेप्ट हमको यह बताता है, पहले कॉन्सेप्ट से हम ये जान जाते हैं कि एट t equals to 4, at t equals to 4 means after dropping the ball, after the ball is dropped, क्या होगा बेटा? इसका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन x डायरेक्शन विल बिकम 0। क्या बात समझ में आ रही है? बॉल का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 हो जाएगा जब आप इसको नीचे गिरा देते हो कार से, क्योंकि फर्दर एक्सेलरेट करने के लिए कोई है नहीं, और हम जानते हैं अगर कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा उस डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, जैसे ही बॉल को आप ड्रॉप करते हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जैसे ही बॉल को आपने बाहर ड्रॉप किया हुआ है, क्या ग्रेविटी उस वक्त से एक्ट करने लग जाएगी? बताइए, जैसे ही आपने कार से बाहर बॉल को ड्रॉप किया, क्या ग्रेविटी एक्ट करने लग जाएगी? हमने कहा हाँ। और उस ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
क्या हम ये कह सकते हैं वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा? हमने कहा हाँ भाई, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो खत्म हो गया क्योंकि कार से बाहर आ गई बॉल, लेकिन अब ग्रेविटी ग्रेविटी काम करने लग जाएगी उस पर, यानी कि आफ्टर t इक्वल्स टू 4 ग्रेविटी विल एक्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट, ग्रेविटी विल एक्ट, और ड्यू टू दैट जिसकी वजह से कार का बॉल का एक्सेलरेशन मैं कहूंगा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या सुनो, इसको हम कितना ले लेते हैं 10, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 तो हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यानी कि बॉल के ड्रॉप होने के बाद उसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगने लग जाएगा, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कई बच्चों को ये जर्नी क्लियर नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सवाल गलत कर दिया था, छोटी छोटी गलतियां कर दी थी। कई बच्चों ने कहा था कि भैया कार से बाहर आते ही बॉल का नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। गौर करिएगा, बच्चों ने गलती क्या करी, बच्चों ने कहा कि कार के बाहर आई बॉल उसका नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। हमने कहा नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, जबकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बना रहेगा। या सुनो, कोई ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ही करेगी। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखेंगे और इस पॉइंट के बाद हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट में ही मेन समय लगता है, सॉल्यूशन तो बड़ा आसान है, राइट। ये रही आपकी कार, ठीक है, बहुत बड़ी कार बना दी मैंने लेकिन जैसे ही आप t इक्वल्स टू 0 पर ये रेस्ट पे थी, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर आपने बॉल को ड्रॉप किया है, तो मैं कार को नहीं बना रहा, केवल बॉल को बना रहा हूं। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन बेटा 0 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? हमने कहा इसकी वेलोसिटी वही होगी जो कार ने इसको दे दी थी। ये सुनो, कार जिस वेलोसिटी को अचीव कर लेगी इस समय तक, वही वेलोसिटी बॉल के अंदर आ जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 4 वही होगी जितनी की कार की वेलोसिटी होगी इस समय पर। हमने कहा बहुत बढ़िया, और हमें बताना है बेटा कि t इक्वल्स टू 6 पर बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो t इक्वल्स टू 6 पर, t इक्वल्स टू 6 पर क्या क्या हो रहा है? हमने कहा t इक्वल्स टू 6 पर x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ना, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 6 पर एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई है? कई बच्चों ने इस पे ऑप्शन 0 वाले पर टिक मार दिया था, कुछ बच्चों ने सी पर मारा, कुछ बच्चों ने डी पर क्लिक मारा, दोनों का ही आंसर गलत हो गया, क्योंकि t इक्वल्स टू 6 पर एक्सेलरेशन क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आपको बात समझ में आ रही क्यों गलत हो गया उन बच्चों का आंसर? ठीक, अब जरा गौर करेंगे, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर बॉडी ने कार ने कितनी वेलोसिटी दे दी उसको? हमने बोला v इक्वल्स टू u प्लस at से देख लो सर, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा? एक्सेलरेशन है कार का 5, और 4 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहां तक आते आते कार और बॉल दोनों अचीव कर लेंगी। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। और भैया देखो, यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो यहां अगर वेलोसिटी बेटा 20 की अचीव हो गई है, यहां पर वेलोसिटी 20 की अचीव हो गई है, और 4 से 6 सेकेंड के बीच कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? हमने कहा नहीं, 20 की वेलोसिटी 20 ही बनी रहेगी, यानी वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 6 विल आल्सो बी 20 मीटर पर सेकेंड। या सुनो, क्या t इक्वल्स टू 6 पर भी वेलोसिटी यही बनी रहेगी? हमने कहा हाँ भाई, वेलोसिटी तो वही बनी रहेगी। t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर भी वेलोसिटी कितनी बनी रहेगी? x डायरेक्शन में, एट t इक्वल्स टू 6 वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज आल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। जरा गौर कीजिएगा, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी थी? हमने कहा y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, बॉल को अभी अभी ड्रॉप किया गया है, यानी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा बॉल की? 0। अब देखिए, t इक्वल्स टू 4 से t इक्वल्स टू 6 तक इस जर्नी में क्या ये एक्सेलरेशन लगातार काम कर रहा था? जब तक बॉल ड्रॉप हो रही थी तब तक ग्रेविटी काम करती रहेगी। क्या मैं कह सकता हूं y डायरेक्शन में एक वेलोसिटी अचीव हो जाएगी?
कितने समय तक एक्सेलरेशन लगा बेटा? 4 से 6, यानी कि 2 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन काम किया, जिसकी वजह से वाई डायरेक्शन में बॉडी एक वेलोसिटी अचीव कर लेगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बेटा वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आप 0 रख सकते हो, एक्सेलरेशन 10 है और ये 2, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बॉडी अचीव कर लेगी वाई डायरेक्शन में एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। यानी कि वाई डायरेक्शन में बेटा t इक्वल्स टू 6 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, यानी t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर बॉडी कैसी है? हमने कहा इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20 और वर्टिकल वेलोसिटी भी है 20, या सुनो। तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हमने कहा दो परपेंडिकुलर चीजें हैं, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 2 टाइम्स 20 स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं 20 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 रूट 2 मीटर्स पर सेकेंड, या सुनो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी t इक्वल्स टू 6 पर, ये हो जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी t इक्वल्स टू 6 पर। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा t इक्वल्स टू 6 पर केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 20 रूट 2 हो गया हमारा वेलोसिटी, 20 रूट 2 हो गई हमारी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन क्यों 10 है, क्योंकि ग्रेविटी तो t इक्वल टू 6 पर काम कर ही रही है ना बेटा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल गलत किया था। मैं केवल एक ही बच्चे से मिला था लास्ट ईयर, जिस 2021 में केवल एक ही बच्चा था जो इस क्वेश्चन को सही करके आया था, बाकी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। तो आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी तमाम सारी बातें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर एक्स इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू कितना? एंड वाई इज इक्वल्स टू 10t respectively, where x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at t equals to 2 second is 2 seconds पर पार्टिकल में कितना एक्सेलरेशन होगा? बड़े आराम से निकाल सकते हैं, गौर कीजिएगा, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, गौर कीजिएगा। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। काफी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता होगा। हमको पता है किसी डायरेक्शन में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें dx बाई dt, तो हमें उस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाती है। और अगर हम उस डायरेक्शन में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिल जाता है। क्या इसमें कोई समस्या है? हमने कहा ये कॉन्सेप्ट तुमको आता है, उल्टा जाना है तो इंटीग्रेट कर दोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। भैया देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है पार्टिकल का, एक्स क्या क्या दिया हुआ है? 5t माइनस 2t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी 5t का डिफरेंशिएशन 5, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t। बहुत बढ़िया, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा x डायरेक्शन में, 5 का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? 0, ठीक है, और 4t का -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। y डायरेक्शन में क्या है बेटा? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है 10t, डिफरेंशिएट कर दीजिए, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी 10t का डिफरेंशिएशन क्या है? 10, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 10 का डिफरेंशिएशन 0, या सुनो। तो भैया हमारे पास ये आ गया, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -4, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0, यानी पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कहाँ है? हमने कहा पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन केवल x एक्सिस के अलोंग है, और उसकी वैल्यू कितनी है? -4, क्योंकि y का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0। तो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आशा करता हूं न्यूमेरिकल आपको आराम समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़िए। ये आसान सवाल है, ये काफी आसान सवाल है, ये काफी आसान सवाल है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़िए कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑरिजिन, पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट करता है, एंड इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। बहुत बढ़िया, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है स्ट्रेट लाइन में।
इट्स कोऑर्डिनेट्स एट द लेटर टाइम आर √3, बाद में आगे जाकर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, √3, द पाथ ऑफ द पार्टिकल दैट मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ, तो कितना एंगल होगा भाई, पाथ कितना एंगल बनाते हैं, तो भाई ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें कोई भी दिमाग खास लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं ताकि आप सॉल्व करने में इसको कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो भैया देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर x1 y1 से स्टार्ट करता है और एक दूसरे पॉइंट तक जाता है x2 y2 तक, तो इस लाइन को अगर हम मिला दें तो ये एक लाइन बन गई है। इस लाइन की इक्वेशन बहुत बच्चों को पता होगी, लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस लाइन की कुछ स्लोप होगी tan थीटा, ठीक है, इस लाइन की कुछ स्लोप होगी tan थीटा। वो स्लोप क्या है, वो स्लोप क्या है, हमने कहा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होती है स्लोप। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम आराम से निकाल भी सकते हैं पर उसकी जरूरत अभी यहां पर है नहीं, काफी सारे बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता होगी। चलिए सॉल्व करते हैं और वही जो कॉन्सेप्ट है यहां लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप हमें निकालना है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एक्सिस, तो भैया स्लोप निकल जाएगी तो एंगल निकल जाएगा, राइट। स्लोप क्या है, m tan थीटा, स्लोप क्या होगा m या tan थीटा, कितना है y2 माइनस y1, x1 y1 क्या है 0 0, x2 y2 क्या है √3 और 3, ठीक है। तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 √3 माइनस 0, ठीक है। क्या बात क्लियर हो रही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ये हो जाएगा 3 अपॉन √3, 3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा √3, तो tan थीटा क्या आ जाएगा √3, तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, √3 क्या होगा tan 60, तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, आसान सा सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये और भी आसान सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है उसको पढ़िए। A particle moves in a plane with a constant acceleration in a direction different from the initial velocity, ठीक है। पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा है, बहुत बढ़िया। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, यानी कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन की और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। ये किस पाथ पर पॉसिबल है, इलिप्स में अगर पार्टिकल चलेगा तो पहले ऐसे चलेगा, इलिप्स का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, यानी कि पहले पार्टिकल ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, डायरेक्शन बार बार चेंज करनी पड़ रही है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बार बार चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पाएगा, हमने कहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या डायरेक्शन कांस्टेंट हो पाएगी, हमने कहा नहीं, तो इलिप्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिमिलरली आर्क ऑफ अ स्ट्रेट, आर्क ऑफ अ सर्कल भी नहीं हो सकता क्योंकि बार बार डायरेक्शन फिर चेंज करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, या सुनो, क्योंकि हमारे पास जो पार्टिकल की डायरेक्शन है, पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की, हमने कहा नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, पैराबोला। करेक्ट आंसर क्या है, पैराबोला। क्यों, गौर कीजिएगा, क्यों है करेक्ट आंसर पैराबोला, गौर कीजिएगा। देखिए जब पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर चलता है, जब पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पर चलता है तो उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ काम करता है कि नहीं करता है। उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें पाथ किस पे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ पे। सिंपल सवाल, आगे मूव करेंगे। A body of 3 kg moves in the xy plane. A body of 3 kg again moves in a xy plane by under the action of force. Force दिया है भैया, ये क्या है, फोर्स, बहुत बढ़िया। 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप,
बहुत बढ़िया, 3 किलो की बॉडी है जिस पर ये फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया। एज्यूमिंग दैट द वेलोसिटी इज एट एज्यूमिंग दैट द बॉडी इज एट रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड इज, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड इज, भैया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है, लेकिन इसमें बस छोटा सा ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट पहले समझ लो, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट पहले समझ लो भाई, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट पहले समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, वही लगाना है बस। फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लेना है, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकाल लेना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमें किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, उस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी, डिफरेंशिएट कर दिया अगर तो वेलोसिटी आ जाएगी, और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, या सुनो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, या सुनो। अब अगर आपको उल्टा जाना है, अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया है और वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, हमने कहा इंटीग्रेट कर देंगे, या सुनो एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाले हैं। चलिए लगाते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को, देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ ये, ठीक है। सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट समझ लिया, सॉल्यूशन समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप सॉल्यूशन समझ लीजिए। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, फोर्स दिया हुआ है बॉडी पर 60 स्क्वायर आई कैप, बॉडी पर लगने वाला फोर्स दिया हुआ है बेटा 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, ठीक है। हमें यहां से हमें पता है फोर्स क्या है बेटा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, मास बॉडी का दिया हुआ है 3 किलो, 3 किलो से उसको डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, इसको सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, मास से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6/3 यानी कि 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 4/3 टी जे कैप। क्या फोर्स निकल आया, फोर्स से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, बहुत बढ़िया बात। निकालना क्या है, वेलोसिटी, हमें पता है एक्सेलरेशन, निकालना है हमको वेलोसिटी, हमें पता है एक्सेलरेशन, निकालना है वेलोसिटी, क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी निकल कर क्या आ जाएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी भैया इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 टी जे कैप, किसके साथ इंटीग्रेट करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी कब पूछी है, t इक्वल्स टू 3 पर, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, t इक्वल्स टू 3 तक इंटीग्रेट कर दोगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक। इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, यहां लाइन खींचते हैं, आगे का यहां सॉल्व करते हैं। देखिए 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3, या सुनो 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3, कोई समस्या, हमने कहा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स t³/3, ठीक, 4/3 आई कैप भी लगा लो, आई कैप भी लगा लो, प्लस 4/3t, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, तो 4/6 इंटू टी स्क्वायर, जो बाय 2 था ना मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो t²/2, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, 4/6 टी स्क्वायर, जे कैप है तो जे कैप भी लगा लो, ठीक है, कोई समस्या यहां तक, हमने कहा ये आ गया हमारा आंसर। अब लिमिट यह है 0 से 3 तक है, तो लिमिट रख दीजिए, तो 3³ या आप करिए 3³/3, तो इट इज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 9 इंटू 2 18, तो 18 आई कैप प्लस 3 स्क्वायर, अब 3 स्क्वायर है तो 3 से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, यहां पर मैं कर देता हूं, देखो जो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं जिनको, देखिए 3 स्क्वायर है तो एक 3 से मैंने इसको काट दिया 2, और इससे मैंने 2 काट दिया तो 6 बचा, ये सुनो, तो 6 जे कैप, तो 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, कौन सा ऑप्शन सही है, हमने कहा बी ऑप्शन सही है, 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, कौन सा ऑप्शन सही है, हमने कहा बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कोई समस्या, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे हैं, इसके बाद हमारा पूरा सवाल बड़ा आसान है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ेंगे जीवन में, ये वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यहां तो कोई समस्या किसी को, हमने कहा सारी बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से कि नहीं आ रही हैं, गौर करिएगा।
Two particles A and B are connected by a rigid rod AB. Rigid rod AB. Rigid rod AB. The rod slides along the perpendicular rails as shown here. ठीक है, ऐसे स्लाइड कर रही है या ऐसे स्लाइड कर रही है, कैसे भी स्लाइड करा लो। तो यहाँ पर जो एरो दिए हैं, रॉड ऐसे स्लाइड कर रही है ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। हमने कहा ए इधर की तरफ जाएगा तो बी ऊपर की तरफ जाएगा, बी एंड। द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए एंड जो है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 होता है तो बी की वेलोसिटी उस क्षण पर कितनी है। जब एंगल 60 होता है तो बी की वेलोसिटी उस क्षण पर कितनी है। कॉन्सेप्ट समझिए, सॉल्यूशन समझिए। ये सवाल जिस साल आया था उस साल मैंने क्लास में पूछा था, भैया कितने लोग सही सवाल कर पाए हैं, तो एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ था। कोई भी बच्चा इस सवाल को सही सॉल्व उस क्लास में नहीं कर पाया था। मतलब ये 1998 का सवाल है, यानी कि कोचिंग के मॉक टेस्ट में सवाल दे दिया था, जो कोचिंग के अंदर टेस्ट होते हैं। तो कोई भी बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाया था। तो इसको देखते कैसे सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। हालांकि कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, जब आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा तो आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत थी। कई बच्चों ने दिक्कत ये करी कि भैया अगर ये 10 से आगे जा रहा है तो ये 10 से ऊपर जाएगा, और उन्होंने बिना समझा कि एकदम मुजवानी सवाल है 10 पर टिक मार दिया और आगे बढ़ गए। कई बच्चों ने कहा कि ए 10 से इधर आ रहा है, बी भी 10 से ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, और आगे बढ़ गए। उनका आंसर गलत हो गया। वो बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में हो गए। इसको सॉल्व कैसे करना है जरा समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। कई बार बच्चों मोशन जो होता है बॉडी का वो कंस्ट्रेंड होता है। कंस्ट्रेंट क्या मतलब है, हमने कहा ए से बी तक ये एक पूरी रॉड है। हमने कहा ए इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है क्या बी से। क्या एंड ए का मोशन बी से इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। गौर कीजिएगा, अगर मैं कहूं एक बंदे को मैंने यहां बांध दिया, एक बंदे को मैंने यहां बांध दिया, ठीक है, एक रॉड मैंने उठाई और एक बंदे को यहां बांधा और एक बंदे को मैंने यहां बांधा, ठीक है। जरा बताइए, इसका नाम दिया मैंने रामू और इसका नाम मैंने दे दिया लाला, ठीक है। अब भैया बताइए, रामू और लाला दोनों को मैंने मूव कराना है, ठीक है। क्या इसका मोशन और इसका मोशन इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। हमने कहा दोनों का मोशन डिपेंडेंट है। यहां पर इसकी वेलोसिटी जितनी भी होगी इसको मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है। ये अगर जितनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जाएगा इसको वही वेलोसिटी से आगे जाना पड़ेगा। ये अपनी वेलोसिटी से नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों को हमने बांध दिया है। और बच्चों ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन। गौर से समझिएगा, जब दो पार्टिकल्स का मोशन एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो उन दोनों के मोशन को क्या कहते हैं, उस सिस्टम के मोशन को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंड मोशन। यहां पर ए और बी का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है, इस रॉड की वजह से कंस्ट्रेंट है, ठीक है। लेकिन क्या दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक है, हमने कहा नहीं। अगर दोनों रॉड एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होती, ए को आप 10 से खींचते तो बी भी 10 से खींचता। लेकिन यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, उसको हम समझते हैं। कंस्ट्रेंड मोशन में पार्टिकल या बॉडी के लिए एक रिलेशन बनाया जाता है जिसको हम कंस्ट्रेंड रिलेशन कहते हैं। फिर से समझिएगा, कंस्ट्रेंड मोशन में पार्टिकल या बॉडी के लिए एक रिलेशन बनाया जाता है जिसको हम कंस्ट्रेंड रिलेशन कहते हैं। उस कंस्ट्रेंड रिलेशन को फॉलो करके हम अलग अलग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, वो जरा देखिएगा। यहां पर अगर मैं कहूं तो ये एक पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में मैं क्या कह सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से मैं इस ट्रायंगल के अंदर क्या कह सकता हूं, अगर ये वाली साइड एल है, ये नहीं दिख रहा होगा साफ साफ, ये वाली साइड अगर एल है, जब ए इधर की तरफ आएगा तो ये वेरी करेगा। ये मान लीजिए एक्स है, एक्स चेंज होगा, और ये वाई क्या होगा, वाई बढ़ेगा। ये क्या है बेटा, ये वाई है। एल उतना ही रहेगा, एक्स और वाई चेंज होता जाएगा। या सुनो, एल उतना ही रहेगा, एक्स और वाई चेंज होता जाएगा। तो एक्स और वाई के बीच क्या कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन दिख रहा है आपको। हमने कहा कंस्ट्रेंट क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ए और बी की डिस्टेंस रॉड की वजह से सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं
अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आता है बेटा, यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आता है, यहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। या सुनो, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का कंस्ट्रेंट रिलेशन बन सकता है। इसको डिटेल में हम एनएलएम में पढ़ेंगे, जब मैं आपको पुली वुली वाले सवाल पढ़ाऊंगा ना, तब मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन को वहां पर बहुत डिटेल में बताऊंगा, है ना। पुली कंस्ट्रेंट होते हैं, वेज कंस्ट्रेंट होते हैं, तमाम तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, हमने कहा यहां पर इस रॉड की वजह से एक्स वेरी होगा, अगर एक्स चेंज होगा तो वाई भी चेंज होगा। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है, बाध्यता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। या सुनो, अब हमें ये मिल गया है, यहां से हम सारे रिलेशन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। 2x डिस्प्लेसमेंट का इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी, ठीक है, प्लस 2y dy बाई डी टी। एल स्क्वायर क्या बेटा, एल तो लेंथ है, इसका ये एल कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर dx बाई डी टी क्या बता रहा है, dx बाई डी टी बता रहा है जितनी तेजी से x चेंज हो रहा है, यानी a की वेलोसिटी। dy बाई डी टी क्या बता रहा है, b की वेलोसिटी। या सुनो, तो dx बाई डी टी की जगह मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ a, और dy बाई डी टी की जगह लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ b दैट इक्वल्स टू 0। या सुनो, 2x va प्लस 2y vb इक्वल्स टू 0, 2x va प्लस 2y vb इक्वल्स टू 0, राइट। यहां लिख देता हूं मैं इसको, 2x va प्लस 2y vb इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया वाली बात। या सुनो, कोई समस्या यहां पर, हमें vb निकालना है, तो vb क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 2 से डिवाइड कर दो हर चीज को, तो x va अपॉन y। या सुनो, हमने कहा माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वी ए। बहुत बढ़िया बात। तो x अपॉन वाई इसमें कैसे निकालोगे, x अपॉन वाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कॉट एल्फा, कॉट एल्फा, कॉट 60, ठीक है, कॉट एल्फा इंटू वी ए। भैया हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ b व्हेन एंगल अल्फा इज 60, वेलोसिटी ऑफ b व्हेन एंगल अल्फा इज 60, वेलोसिटी ऑफ a इज ऑलरेडी गिवन एज 10, ठीक है, माइनस कॉट 60 इंटू 10। तो कॉट 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3, तो कॉट 60 इज 1 अपॉन √3, तो माइनस 10 अपॉन √3 मीटर्स एवरी सेकेंड। क्या बात सबको समझ में आ रही है, माइनस 10 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है, माइनस 10 अपॉन √3, तो √3 1.7 होता है, तो आंसर करीब 6, यस है 6 के अराउंड आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए 10 से छोटे 2 ही ऑप्शन है, 9.8 और 5.8, तो आप डायरेक्टली ए पर भी क्लिक मार सकते हो। तो आप देख लीजिए 10 आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, 5.8 इज द करेक्ट आंसर, 5.8 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आ रही है। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ए की पॉजिटिव मानी हुई थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो बी की वेलोसिटी को ऊपर की तरफ नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं, है ना। जनरली लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी नेगेटिव होती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात उसकी नहीं है। 5.8 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती करी है, क्यों गलती करी है, और क्या रिलेशन हमें बनाना होता है ऐसे सिचुएशन के अंदर। तो अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ आगे जाएंगे और उसको भी सॉल्व कर देंगे। सवाल ये कह रहा है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल is given, the position vector of a particle is given, r vector is a cos omega t plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is directed toward origin, away from the origin, parallel to the position vector and perpendicular to the position vector. ये निकालना है। तो इस सवाल में एक दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, पहले हम उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है, और सॉल्यूशन को देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गौर कीजिएगा। सवाल हम ये जानते हैं बच्चों कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है हमको, उसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिल जाता है, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। बहुत बढ़िया। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा, हमने कहा सर दोनों का हम स्लोप निकालेंगे, m1 इस पहले का स्लोप, m2 दूसरे वेक्टर का स्लोप, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये प्रोडक्ट -1 आ रहा है
दो वेक्टर्स हैं जिनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो वो कैसे वेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के हालांकि दो तरीके हैं, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम सर्कल की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, बड़े आराम से उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चे पीसीएमबी वाले बच्चे नहीं हैं जिनको मैथ भी आती है, ज्यादातर बच्चे पीसीबी वाले बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कोऑर्डिनेट वाले, जिसमें ज्यादा हैवी कोऑर्डिनेट का यूज हुआ है, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सिंपल कोऑर्डिनेट वाले को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या कहता है कि ये रहा हमारा पोजिशन वैक्टर a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हमारा पोजीशन वेक्टर निकल करके आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमने कहा सबसे पहले इसका स्लोप बता दो, इसका स्लोप बता दिया, y का j का कोफिशिएंट ए वाई अपॉन ए एक्स, तो ये है a साइन ओमेगा टी अपॉन a कॉस ओमेगा टी, ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया tan ओमेगा टी, ये हो गया हमारे पोजीशन वेक्टर पार्ट का स्लोप, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो यहां से वेलोसिटी वेक्टर निकल करके आ जाएगा, यहां से वेलोसिटी वेक्टर निकल करके आ जाएगा। या सुनो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां से क्या निकल करके आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर निकल करके आ जाएगा। डिफरेंशिएट करिए, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा ए ओमेगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, बहुत बढ़िया बात। इसका भी स्लोप देख लो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा? m2, y का कोफिशिएंट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और x का कोफिशिएंट माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन tan ओमेगा टी या cot ओमेगा टी भी लिख सकता था मैं, ठीक है। तो मुझे m1 भी पता है, m2 भी पता है, और अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे तो m1 m2 का प्रोडक्ट क्या -1 सीधे सीधे मिल जा रहा है मुझे। m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो tan ओमेगा टी इंटू -1 अपॉन tan ओमेगा टी, -1 आ रहा है। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो छोटा सवाल था जिसको हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? A bullet is fired from a gun with a speed of 1000. A bullet is fired from the gun with a speed of 1000 meter per second in order to hit a target 100 meters away. ठीक है, एक बुलेट है जिसको हमने 1000 मीटर पर सेकंड से फायर किया है ताकि वो 100 मीटर्स दूर वाले टारगेट को हिट कर सके। बहुत बढ़िया। एट व्हाट हाइट अबव द टारगेट शुड द गन बी एम्ड? तो टारगेट से कितना ऊपर आप गन को एम करोगे, टारगेट से कितना ऊपर आप गन को एम करोगे, ये हमें बताना है। टारगेट से कितना ऊपर आप गन को एम करोगे ये हमें बताना है। हम पहली बात तो टारगेट से ऊपर गन को एम करेंगे ही क्यों, पहले तो ये समझ लीजिए। तो ये सवाल काफ़ी बच्चों ने ऑलरेडी लगाया होगा, अगर आपने लगाया हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको बढ़ते हुए सॉल्व करिए। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमने कहा कि सर अगर हम किसी पार्टिकल पर, किसी एम पर निशाना लगाना चाहते हैं और उस जगह पर ग्रेविटी है, अभी हम एयर फ्रिक्शन वगैरह हटा देते हैं, हम सीधा अगर फेंकेंगे तो ग्रेविटी की वजह से, इसमें मास है भाई, हम सीधा अगर फेंकेंगे तो अपने ग्रेविटी की वजह से ये ऐसे जाएगा और ये रहा टारगेट, ये टारगेट को ना हिट करके सर्टेन हाइट को, सर्टेन डिस्टेंस नीचे की तरफ हिट करेगा। या सुनो, टारगेट की जगह टारगेट से थोड़ा नीचे हिट करेगा। यानी कि अगर हम टारगेट पर हिट करना चाहते हैं तो हमें टारगेट से थोड़ा ऊपर की तरफ हिट करना चाहिए, इधर की तरफ, ताकि ग्रेविटी की वजह से जब ये पाथ करेक्ट हो तो अपने आप ये टारगेट पर आकर के हिट हो। ये सुनो, अगर हम टारगेट पर सीधा हिट करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाएगा, अगर हम टारगेट से ऊपर की तरफ हिट करेंगे तो ग्रेविटी उसको पाथ को करेक्ट करेगी और टारगेट पर हिट कर जाएगा। या सुनो, हमने कहा हाँ भाई बात समझ में आ रही है, जरा गौर कीजिएगा।
ग्रेविटी कितने देर तक इसको नीचे पुल करेगी? हमने कहा जितने समय तक पार्टिकल ए से बी तक चलेगा, इस पार्टिकल को मैं कह देता हूं, जितने समय तक पार्टिकल ए से टारगेट तक चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट तक चलेगा, इस पूरी ड्यूरेशन में अगर टाइम टी लगा तो टाइम टी तक ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती रहेगी। है सुनो, टाइम टी तक ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती रहेगी और इसी की वजह से ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो पा रहा है। ये सुनो, यानी अगर आप वर्टिकल मोशन को एनालाइज कर लें तो आप ये वाली डिस्टेंस को निकाल लेंगे और उसी के हिसाब से आप बता देंगे कि आपको कितना ऊपर फेंकना चाहिए। ये सुनो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हमने कहा हाँ भाई यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। सॉल्यूशन, ये समझ में आया कि हमें ऊपर एम करने की जरूरत ही क्यों है। तो हमने कहा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट से एम तक पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा, यानी ग्रेविटी कितने समय तक काम करेगी। हमने कहा सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, बुलेट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अबाउट टू हिट अ टारगेट विच इज 100 मीटर्स अवे। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो 100 मीटर और वेलोसिटी है 1000 की, तो क्या टाइम कितना लगने वाला है हमको पता चल गया। हमने कहा हाँ भाई, डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विच इज 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड में जो बुलेट है वो यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। 0.1 सेकेंड में बुलेट यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। हमें ग्रेविटी कितनी देर तक एक्ट करेगी बुलेट पर? हमें कहा ग्रेविटी 0.1 सेकेंड तक ही एक्ट करेगी। ग्रेविटी 0.1 सेकेंड तक ही एक्ट करेगी। तो हमें ये पता करना है 0.1 सेकेंड में ये कितना फॉल हो जाएगा, 0.1 सेकेंड में ये कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो हमने कहा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ए वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज हाउ मच? हमने कहा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी के लिए हम नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एक्सेल इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी थी? 0। ये हो जाएगा हाफ AY विच इज 10 टी स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.01 विच इज हाउ मच? 0.05 मीटर्स। तो इतना ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फॉल होने वाला है, यानी कि हमको इसको उतना ही ऊपर की तरफ एम करना चाहिए, इसको उतना ही ऊपर की तरफ एम करना चाहिए। आंसर्स बेटा सेंटीमीटर में है, तो 0.05 मीटर को मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 0.05 मीटर्स को मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ एम करें, 5 सेंटीमीटर अगर ऊपर की तरफ एम करें तो अपने आप ये फॉल होकर के यहां हिट कर जाएगा। या सुनो फिर से समझ लीजिए, ग्रेविटी की वजह से ये 5 सेंटीमीटर एक्चुअल पाथ से 5 सेंटीमीटर नीचे हिट करेगा। ग्रेविटी की वजह से ये एक्चुअल पाथ से कितना? 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ हिट करेगा। अगर मैं इसी टारगेट पर हिट करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर की तरफ मारना पड़ेगा ताकि ये टारगेट करेक्ट होकर के यहां पर हिट कर जाए। या सुनो, आगे बढ़ेंगे जीवन में और नए नए सवालों को सीखेंगे। तो ये वाला सवाल हो गया हमारा। तो टॉपिक 1 जो था मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड टॉपिक पर आ गए हैं विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सेकंड टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 2 जो सेकंड टॉपिक है, इस पे जो भी सवाल आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो चलिए सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बुलेट को किस स्पीड से फायर किया गया है? 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ओके। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, जी की वैल्यू दी है, साइन 30 की वैल्यू दी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये पाओगे कि नीट में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल आए हुए बच्चों, उनमें से काफी सवाल सीधे फॉर्मूला के बेस पर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट बेसिकली एक सिंपल फॉर्मूला है। लगाते हैं इसको, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भैया। हमको पता है कि
जो हाइट होती है किसी एंगल थीटा पर जब कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है, किसी एंगल थीटा पर जब प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो ये मैक्सिमम हाइट जो अचीव करता है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी को लगा देना है, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। सिंपली आपको अप्लाई कर देना है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला फॉर एंगल थीटा। थीटा दिया हुआ है 30, वेलोसिटी दी हुई है 280, तो h कितना हो जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है 280, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा 30 अपॉन 2g। जी की वैल्यू दी हुई है बेटा 9.8। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा सा कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है, 280 इंटू 280 इंटू साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना 1/2, साइन स्क्वायर 30 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। ठीक है, इसको फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने इसको जो सॉल्व किया था तो मेरा आंसर 1000 के अराउंड आ रहा था, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा 1000 आपका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं बचा हुआ है, तो ये सिंपली देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा सवाल नीट में ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पर हो जा रहे हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे फॉर्मूलाज को याद करके जाना है। ठीक है, मुझे फॉर्मूलाज को प्रोजेक्टाइल मोशन में याद करके जाना है। आगे बढ़ेंगे, सवाल कह रहा है अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the ball during this motion is, maximum height कितनी अटेन करेगा ये निकालो। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये निकालना है हमको। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये निकालना है हमको। तो भैया देखो अभी वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर कितना है भाई 20 स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में 10 दी है। ठीक है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 20 इनटू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 बाय साइन 30 का स्क्वायर है तो 1/4 कर लेता हूँ, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 100, 100 और 20 5 मीटर इज द आंसर। बी का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 5 मीटर। 5 मीटर इज द आंसर, 5 मीटर इज द आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे जीवन में। A ball is dropped, a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. ठीक है, a ball is projected with a velocity 10 meter per second. ठीक है, 10 meter per second. ठीक है, 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. ये तो बढ़िया बात है, with the vertical direction ये बढ़िया बात है। its speed at the highest point of the trajectory will be, its speed at the highest point of the trajectory will be, अगला सवाल पढ़िए। अगले सवाल में ये कह रहा है कि a ball is projected with a velocity 10 meter per second, a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction, 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। यहां देखिए 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल लिखा है, यहां 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन लिखा है। यहां पर ध्यान देने की बात, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी विल बी। तो भैया देखो सवाल एकदम सिंपल है। ठीक है, सवाल एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लग रहा है। काफी लोग कहेंगे कि भैया हाईएस्ट पॉइंट पे तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। भैया काफी बच्चों को पता भी होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होती, हाईएस्ट पॉइंट पर केवल पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पे फेंका है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी vy 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहती है जो इनिशियली थी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पूरे मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी,
स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, तो सॉल्यूशन हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है केवल वही रहती है, तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हमने कहा सर केवल vx, vx क्या होगा, हमने बोला v cos थीटा, v cos थीटा। भैया देखो जो एंगल आपको दिया है ना वर्टिकल के साथ दिया है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल है, एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल है, यहां पर थीटा आप रखोगे तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 30, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 30, तो v cos 30, v कितनी दी हुई है वैल्यू 10, 10 cos 30, cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2, ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो फिर 10 √3/2 तो ये हो जाएगा 5 √3 मीटर्स पर सेकेंड, 5 √3 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 5 √3 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी 5 √3 मीटर्स पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 5 √3 मीटर पर सेकेंड, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, अब ये सवाल बड़ा लग रहा है, काफी बच्चों ने इसको देखकर ही छोड़ दिया, तो इसको आपको पढ़ना है, सवाल बड़ा आसान है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes time t to complete one revolution, takes time t to complete one revolution, बहुत बढ़िया। तो यहां से स्पीड निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 2πr अपॉन t, ठीक है। इफ दिस पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, अच्छा यानी जिस स्पीड से ये घूम रहा है उस स्पीड से अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर देते, यानी सेम स्पीड v से अगर हम प्रोजेक्ट कर देते एक एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल पे, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स r, r क्या था रेडियस, maximum height attained by that is 4 times of radius, the angle of projection theta is in that case would be one of these 4 options। तो देखने में सवाल लग रहा है बहुत बड़ा है, पर एक्चुअल में ये सवाल उतना बड़ा नहीं है। देखिए 2021 का ही सवाल है, 2021 का ही सवाल है, पर सवाल बड़ा ही आसान है। देखिए सबसे पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा देता हूं। यहाँ हो क्या रहा है, पहले एक पार्टिकल v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे जा रहा था, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, हमने कहा 2πr। ये v वेलोसिटी से सर्कल पर जा रहा है, ये v वेलोसिटी से सर्कल पर जा रहा है, ठीक है, वो वेलोसिटी कितनी होगी, हमने कहा वेलोसिटी हो जाएगी 2πr अपॉन, ये बता रहा है टाइम t में घूम रहा है, टाइम t में एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, टाइम t में एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो 2π अपॉन t ये वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की। अब कह रहा है इसी वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, इसी वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और इस केस में जो मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है, इस केस में जो मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है ये क्या है, इस केस में जो मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है h, ये 4r के बराबर है, 4r के बराबर है, 4r के बराबर है। तो हमें बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना होगा। बड़ा आसान सवाल है, कोई भी समस्या वाली बात इस सिचुएशन में नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। जरा गौर कीजिएगा, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कहा हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है। जरा गौर कीजिएगा u कितना है वैल्यू है, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इसको मैं u कह देता हूं, जिस वेलोसिटी से हमने लॉन्च किया है वो u है, तो 2πr अपॉन टी, तो u की जगह क्या रख देंगे हम 2πr अपॉन टी रख दीजिए, 2πr, ये 2πr यानी हर चीज का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी, तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, sin² थीटा अपॉन 2g, तो sin² थीटा अपॉन 2g ये 4r के बराबर है, ये किसके बराबर है 4r के बराबर है। तो देखो ये r से ये r कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, तो साइन थीटा में थीटा निकालना है इवेंचुअली, बाकी सारे एक्सप्रेशन को उधर ले जाओ, तो ये वाले 2 से, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर है 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2gt² उधर चला जाएगा, राइट में क्या चला जाएगा, हमने बोला
ये सब कैंसिल आउट हो गया है, तो 2gt² उधर चला जाएगा, 2gt² उधर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, π²r, π²r। ये किसके बराबर हो जाएगा, sin² थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, sin² थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से थीटा निकालना है, थीटा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा पहले इसको उधर ले जाके पावर हाफ कर लो, इस स्क्वायर को उधर ले जाके पावर हाफ कर लो, तो साइन थीटा कितना हो जाने वाला है बच्चों, इसी चीज की पावर हाफ, 2gt² अपॉन π²r टू द पावर हाफ। ठीक है, और अब क्या करना है, थीटा विल बी साइन इनवर्स, सेम चीज, 2gt² अपॉन π²r टू द पावर हाफ। ठीक है, थीटा क्या होने वाला है, साइन इनवर्स 2gt² अपॉन π²r टू द पावर हाफ, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कोई समस्या? तो आशा करता हूँ आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। आशा करता हूँ ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile is fired from another planet with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड। अर्थ पर 5 से और दूसरे प्लेनेट पर 3 से। ठीक है, एट द सेम एंगल, सेम एंगल पे फायर किया गया है उस प्लेनेट पर भी। इट फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल टू द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि अर्थ पर ट्रेजेक्टरी जो फायर फॉलो करी गई है वही सेम ट्रेजेक्टरी उस प्लेनेट पर भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, the value of the acceleration due to gravity on the planet is given by this thing। तो उसको बड़े आराम से हम सॉल्व कर ले जाएंगे। जरा देखिए कैसे सॉल्व करना है, जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसको विजुलाइज करा देता हूं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम विजुलाइज करेंगे। कह रहा है कि अर्थ पर एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंकने पर, एक एंगल थीटा पर हमने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड पे। कह रहा है सेम एंगल पर हमने दूसरे प्लेनेट पर फेंका है, सेम एंगल पर हमने दूसरे प्लेनेट पर फेंका। ठीक है, लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये है हमारे अर्थ पर और ये है हमारा उस प्लेनेट पर, और डिफरेंट क्या एकदम आश्चर्यजनक बात मिली कि दोनों ही केसेस में जो रेंज थी वो सेम मिल गई, क्योंकि ट्रेजेक्टरी सेम है। ट्रेजेक्टरी सेम है, क्या कह रहा है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी। आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या है, दोनों ही जगहों पर रेंज सेम, दोनों ही जगहों पर हाइट सेम, दोनों ही जगहों पर रेंज सेम, हाइट सेम। तो हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट, ये निकालना है। तो आप जानते हो अगर आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी है तो हाइट भी सेम रहेगी और रेंज भी सेम रहेगी। तो जिसको सेम करना चाहते हो कर लो। बिकॉज द ट्रेजेक्टरी इज सेम, तो हम कह सकते हैं रेंज ऑन द प्लैनेट P इज सेम एज रेंज ऑन अर्थ। ठीक है, तो रेंज ऑन प्लैनेट कितना होगा, हमने कहा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, है ना। तो u², या आप कह दो u ऑन प्लैनेट, UP² sin² थीटा अपॉन जी ऑन प्लैनेट, GP। ठीक है, और ये बराबर है u ऑन अर्थ² sin² थीटा अपॉन जी ऑन अर्थ। ठीक है, तो अब देखो एंगल सेम था तो ये तो हट जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट हमको निकालना क्या है, जी ऑन द प्लैनेट। तो इसको अपने कोने में अलग ले जाओ। जी ऑन द प्लैनेट वुड बी, जी ऑन द प्लैनेट वुड बी जी ऑन अर्थ इंटू UP² अपॉन UE²। यस नो, UP² अपॉन UE²। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जी ऑन प्लैनेट वुड बी जी ऑन अर्थ विच इज 9.8 इंटू प्लैनेट पर वेलोसिटी कितनी बेटा, 3 का स्क्वायर अपॉन UE², 5 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, जो भी इसका आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास इसका आंसर है वो है 3.5। इसको आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा क्या इसको सॉल्व करने पे 3.5 ही आ रहा है।
तो आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी कि आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है। तो अगली बार अगर आपको आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी ये लिख करके आ रहा है, अगली बार अगर आपको आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी ये लिख करके दिखाया हुआ है, तो आप क्या करोगे उस केस में? आपके पास आंसर क्लियर है, आपके पास पाथ क्लियर है, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहां पर क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2y प्लस 3j, इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी विल बी। तो भैया देखो, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई तरह कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यहां पर वेलोसिटी क्या, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम बना रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर भी वही होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम बना रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट सेम लेवल पर क्या होगा, डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगी। तो अगर वी वाई था, तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वी वाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर 3 था, तो यहां बी पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बी पर एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, एक्स कंपोनेंट सेम रहेगा, यानी 2i का 2i रहेगा, और y कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -3j हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 2i - 3j, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे जीवन में, ठीक है। तो यहां पर पढ़िए सवाल को, इस सवाल को सॉल्व करने की करेंगे हम कोशिश। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट के बराबर है, बहुत बढ़िया। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गोइंग टू बी। तो भैया देखो, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हमको याद है, ठीक है, इसमें देखो कुछ नहीं करना है आपको, केवल डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम एज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम एज, हॉरिजॉन्टल रेंज, अच्छा एक कलर ब्लैक है, ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कैंसिल आउट हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये सुनो। तो हमने कहा बात समझ में आ रही है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहां बच रहा है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से एक साइन उड़ गया, ये 4 इधर आ जाएगा, ये आप ऐसे कह दो, ये आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा। तो टेन थीटा इज 4, टेन थीटा इज 4, यानी कि थीटा इज टेन इनवर्स 4, थीटा इज टेन इनवर्स 4। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया है, जो रेंज और हाइट एकदम सेम दी हुई थी, इनको हमने सेम मान लिया है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, रेंज और हाइट जो सेम दी हुई थी, इनको हमने सेम मान लिया है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जीवन में। यहाँ पर सवाल देखिए, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर अ मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए एक मिसाइल को फायर किया गया है। एक बार मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। मैक्सिमम रेंज के लिए किसी चीज को फायर किया जाता है, तो किस एंगल पे फायर किया जाता है, 45 पे। कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे इसको। विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू दी हुई है 10। द रेंज ऑफ द मिसाइल्स, बहुत ही बढ़िया, रेंज ऑफ द मिसाइल्स। तो यहां पर मिसाइल की रेंज कैसे निकल करके आएगी, तो हमने कहा भाई देखो, कॉन्सेप्ट हमें पता है, कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज पे किसी चीज को फेंकना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज मस्ट बी 45। ठीक है, 45। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दो। हमें पता है रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा साइन 45 रखो, 45 रखो तो साइन 90 यानी 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी निकलेगी, u स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, u स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज कितनी निकल करके आने वाली है, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 अपॉन जी।
यानी कि 40 मीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सवाल में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। एलिवेशन एंगल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं उस कमरे के उस कोने का एलिवेशन एंगल निकालना चाहता हूं, तो मैं उसकी तरफ देखूंगा, उस पॉइंट की तरफ देखूंगा और ये एंगल नाप लूंगा। मतलब अगर ये वाले पॉइंट का एलिवेशन एंगल निकालना चाहता हूं मैं, यहां से पॉइंट ए से बी का एलिवेशन एंगल निकालना चाहता हूं, मैं क्या कहूंगा? बी को ऐसे ज्वाइन कर दूंगा और ये एंगल निकाल लूंगा। ये हो गया एलिवेशन एंगल फॉर बी। ठीक है, मुझे किसका एलिवेशन एंगल निकालना है? एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, गौर कीजिएगा, मुझे निकालना है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का एलिवेशन कितना होगा, कितने एंगल का एलिवेशन होगा, ये बताना है एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां से फेंका है वहां से खड़े होकर के मैं हाईएस्ट पॉइंट को देख रहा हूं। एक बार इसको विजुलाइज कर लेंगे ताकि सारे बच्चे इसको कर पाए। ठीक है, एक बार इसको विजुलाइज कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट जरा गौर कीजिएगा। आपने, ये है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से आपने फेंका, ये इस तरीके से बॉडी गई, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको आपने इस एंगल पे फेंका, ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, पर हमको निकालना क्या है? हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं निकालना है, हमें निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग चीजें हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिस एंगल पे आप बॉडी को फेंकते हो, हमें वो एंगल नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है? इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, हाईएस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि अगर आप इसको सीधा इससे मिला दें तो ये एंगल बताइए। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ एलिवेशन में डिफरेंस समझ में आया? हमने कहा हाँ भाई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकलेगा? अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर दें तो ये बेस कितना हो जाएगा? हमने कहा रेंज बाय 2। इस ट्रायंगल में ये बेस कितना हो जाएगा? रेंज बाय 2। और ये हाइट कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें टैन लगा दूं, टैन ऑफ थीटा, थीटा क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? हमने कहा नहीं, इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर दिस पॉइंट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो टैन थीटा इज एच अपॉन आर बाई 2, एच अपॉन आर बाई 2, एच अपॉन आर बाई 2। 45 डिग्री पर आपने इसको थ्रो किया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, तो एच कितना होता है बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है। अच्छा, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम थीटा की जगह अल्फा लिख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना, फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना, तो हम बार बार साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन को हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत कहीं पर भी ना हो। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हमने कहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने कहा 1/2 बाहर रख लो। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। क्या बात क्लियर हो पा रही है? हमने कहा हाँ भाई, देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 इंटू ये वाला 2 तो रही है, तो 1/4 हो गया ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या हो गया? 1/4। साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 इंटू 1/2 यानी कि 1/2, और ये 2 यहाँ पर था तो 1/4 हो गया। 1/2 इंटू साइन 45 इंटू 2 साइन 90 हो गया, 1 हो गया, यानी नीचे केवल 1/2 है। ठीक है, तो 1/4 एंड 1/2, क्या बात समझ में आ रही है? हमने कहा सही बात है। इसको उल्टा कर लो, ये हो जाएगा 2/4 या फिर आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो tan अल्फा इज हाउ मच? 1/2। tan अल्फा इज हाउ मच? 1/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan अल्फा इज 1/2, tan अल्फा इज 1/2, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2। बात समझिए, अल्फा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अल्फा हमारा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आगे बढ़ेंगे जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को समझेंगे। ठीक है,
सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले समझिए, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे कितनी स्पीड होती है? क्या जीरो होती है? हमने कहा नहीं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होती है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले लिख चुका हूं। केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होती है। तो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड कितनी? u cos थीटा, जहां u इनिशियल स्पीड है। ठीक है, ये बता रहा है मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड है। तो यहीं पर रिलेशन आ गया, यहीं पर रिलेशन आ गया भाई। ठीक है, यहीं पर रिलेशन निकल करके आ गया। मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है यहां पर, ये है u cos थीटा, जहां पर ये क्या है u, यहां पर ये क्या है थीटा। तो बता रहा है u cos थीटा जो है ये हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड है, यानी u/2 के बराबर है। देखो u से u कैंसिल आउट हो रहा है, cos थीटा 1/2 के बराबर आ रहा है। तो थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे। A particle of mass m is projected with a velocity v making an angle 45 with the horizontal। तो horizontal से 45 पे पार्टिकल को फेंका गया है। When the particle lands on the level ground of level ground, the magnitude of the change in its momentum will be। तो कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा? कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा? कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा? जरा गौर कीजिएगा। कई बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं। कई बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर इनिशियल मोमेंटम p था तो फाइनल मोमेंटम माइनस p हो जाएगा। जरा यहां पर देखिए, कॉन्सेप्ट के अंदर मैं एक छोटा सा सिली मिस्टेक दिखाता हूं। काफी बच्चे कहते हैं, इस सवाल को बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन ए टिक करके मारा था। उन्होंने बोला जाते समय मोमेंटम mv, आते समय माइनस mv, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम 2mv। माइनस mv माइनस माइनस mv, तो कितना हो जाएगा? 2mv। लेकिन उसमें गलती है, जरा गौर कीजिएगा। बॉडी को हमने ऐसे फेंका, ये ऐसे आएगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन ये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम इस वेक्टर को अगर ए वेक्टर कह रहे हैं तो इसके बराबर और एग्जैक्टली ऑपोजिट वेक्टर को हम माइनस ए वेक्टर कह सकते हैं, है ना? ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं ये। लेकिन ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो क्या इस वेक्टर को आप माइनस ए वेक्टर कह सकते हो? क्या ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है? हमने कहा नहीं, एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये होता, ये माइनस ए होता। ये माइनस ए थोड़ी है। बात समझ में आ रही है? ये माइनस ए थोड़ी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगा दो। अगर हम कह रहे हैं कि जाते समय वेलोसिटी ये थी या जाते समय मोमेंटम आप पी वेक्टर कह रहे हो, तो ये मोमेंटम क्या माइनस पी वेक्टर हो जाएगा? हमने कहा नहीं भाई, ये वेक्टर इसका नेगेटिव वेक्टर थोड़ी है। इसका नेगेटिव वेक्टर तो ऐसे होता, ऐसे होता। बात समझ में आ रही है? तो वो बच्चों का सवाल गलत क्यों हुआ, ये आपको समझ में आया? अब जरा समझिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा भाई देखो, बात एकदम सिंपल है। इसको हमने ऐसे लॉन्च किया है v वेलोसिटी से। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा vx, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा vy। ठीक है, ये इस तरीके से बॉडी जाएगी, यहां पर आएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। इसका यहां पर देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या वही रहेगी vx? हमने कहा हाँ भाई। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमने कहा माइनस vy। हमने कहा बात समझ में आ रही है? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ निकल के आएगी। तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकालिए, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकालिए, और नेट चेंज इन मोमेंटम के लिए उन दोनों को ऐड कर लीजिए वेक्टोरियली। यहां पर देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? vx। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना? px इन i इनिशियली। इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज मास इनटू वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। वही वेलोसिटी बाद में भी रहेगी। तो फाइनल मोमेंटम px इन द px फाइनल, यानी कि x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम m इंटू वी एक्स, क्या सेम रहेगा? हमने कहा हाँ भाई, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चेंज नहीं होती है। तो चेंज इन मोमेंटम इन द x डायरेक्शन विल बी जीरो। ये बात समझ में आ रही है? तो चेंज इन मोमेंटम मिलेगा किधर? हमने कहा केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। तो भैया बताओ,
वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना, हमने कहा सर m इंटू वी वाई, एम इंटू वी वाई। फाइनल मोमेंटम कितना, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम कितना, हमने कहा m इंटू वी माइनस वी वाई, तो माइनस एम वी वाई। ठीक है, तो अब बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना, तो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो माइनस एम वी वाई माइनस ऊपर वाली वैल्यू एम वी वाई विच इज माइनस टू एम वी वाई। ये क्या है, यही नेट चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज हुआ नहीं, केवल वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ है, तो यही नेट चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। या सुनो, तो नेट चेंज इन मोमेंटम क्या निकल करके आया बेटा, नेट चेंज इन मोमेंटम है माइनस टू एम और वी वाई। वी वाई क्या है, वी एक्स ये है, वी वाई ये है, अगर ये एक एंगल थीटा है तो वी वाई हो गया वी साइन थीटा, वी वाई कितना हो गया वी साइन थीटा, तो माइनस टू एम वी साइन थीटा, माइनस टू एम वी साइन थीटा। साइन थीटा कितना है साइन 45, साइन 45 कितना है 1/√2, साइन थीटा कितना है 1/√2। ठीक है, साइन थीटा कितना हो गया साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, √2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस √2 mv। माइनस साइन केवल चेंज के लिए है, माइनस साइन केवल यहाँ पर चेंज के लिए है, कोई उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। तो √2 mv विल बी द नेट चेंज इन मोमेंटम, √2 mv विल बी द नेट चेंज इन मोमेंटम, तो mv √2 या √2 mv इज द नेट चेंज इन मोमेंटम विच इज द करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, क्यों उन बच्चों का आंसर गलत हो गया जिन्होंने 2 mv पर क्लिक किया, ये भी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 2 mv आंसर क्यों नहीं है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे आगे की तरफ और अगला सवाल देखेंगे, अब बढ़ेंगे हम आगे की तरफ और अगला सवाल देखेंगे। फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नीट का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कई बार आया है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है, उसी को हमने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है, इसको मैं डिराइव भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनको सेम जगह से लॉन्च किया जाता है और सेम वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से लॉन्च किया जाता है, ठीक है, फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन 45 माइनस थीटा एंड 45 प्लस थीटा, द हॉरिजॉन्टल रेंजेस बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। तो यहां पर एजम्पशन लिया गया है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो अगर एक बॉडी को आप थीटा से लॉन्च करें और दूसरी बॉडी को 90 माइनस थीटा से लॉन्च करें, तो आप ये पाएंगे कि दोनों का ट्रेजेक्टरी तो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों की रेंज सेम होगी, दोनों का पाथ अलग अलग होगा, लेकिन दोनों की रेंज सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा, मैक्सिमम हाइट भी अलग अलग होगी, लेकिन रेंज सेम होगी। अगर एक को थीटा पर और एक को 90 माइनस थीटा पर फेंका है, तो एक थीटा मान लीजिए 60 डिग्री और 90 माइनस थीटा कितना हो गया 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री, एक को 60 पर एक को 30 पर, तो दोनों का सेम रेंज मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर सवाल में तो 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा लिखा है, इसी को कहने का वो तरीका है। मान लीजिए मैं थीटा की जगह अगर आपको 10 रख के दिखाता हूं, तो 45 माइनस 10 और 45 प्लस 10, 45 माइनस 10 और 45 प्लस 10, देखिए 35 और 55 ऐड करो, इनको क्या आ रहा है 40 प्लस 50 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने कहा हाँ भाई। अगर मैं थीटा को 20 रखता तो क्या आता 45 माइनस 20 और 45 प्लस 20, ये कितना आ रहा है 25, ये कितना आ रहा है 65, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 70 20 90, है ना। यानी कि 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा क्या बता रहे हैं, ये दो एंगल बता रहे हैं जो कि आपस में कैसे होंगे, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा, 55 और 90 माइनस 55 इज 35, ठीक है, 65 और 90 माइनस 65 इज 25। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएंगे, हमने कहा हाँ। तो दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, दोनों की रेंज हमेशा सेम हो जाएगी, तो ऑप्शन तो डी होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसका मेथड 2 देख लो, इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है दोनों तरफ। हमने कहा जिस प्रोजेक्टाइल को आपने 45 माइनस थीटा से फेंका है उसका रेंज क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा विच इज साइन 45 माइनस थीटा अपॉन जी।
ठीक है। और जिस प्रोजेक्टाइल को आपने 45 प्लस थीटा पर फेंका है उसका रेंज क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी। तो देखो ये जी से जी कैंसिल, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 2 को अंदर ले जाओ तो साइन 90 माइनस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज 1, तो रेंज 1 अपॉन रेंज 2 इज 1:1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, पर आपको आशा करता हूं ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ेंगे। Two projectiles are fired from the same point with the same speed at the angles of projection 60 and 30. Which one of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है? Their maximum height is same, their range is same, their landing velocity is same, their time of flight is same. तो हमने बोला कि 60 और 30 पर जो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं सेम स्पीड से, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंके गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जो प्रोजेक्टाइल फेंके जाते हैं उनकी ट्रेजेक्ट्री अलग अलग हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और यहां पर टकराने पर वेलोसिटी जो है वो भी अलग अलग होगी। ये वाला पार्टिकल अलग वेलोसिटी से टकराएगा और ये जो बड़े वाले पाथ से आ रहा है ये अलग वेलोसिटी से टकराएगा। लेकिन क्या सेम होगा, हमने कहा केवल रेंज सेम होगी। क्या सेम होगा, देयर रेंज विल बी सेम। कॉन्सेप्ट अभी हमने समझ लिया है। कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है यहां पर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ेंगे। If a body A of mass m is thrown with a velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal, and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle 60 degree to the horizontal, okay, एक को 30 फेंका है और एक को 60 फेंका है। द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए इज टू बी। अगेन दोनों बॉडी कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकी गई हैं, दोनों की रेंज कैसी आएगी, सेम आएगी। और दोनों की रेंज अगर सेम है तो रेंज का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है। दोनों की रेंज अगर सेम है तो रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे जीवन में। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज इज 16। मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, जब आप 45 पे फेंकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम रेंज कब मिलती है, 45। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाती है भाई, रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब थीटा 45 होगा तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी और ये हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। और मैक्सिमम रेंज 16 है, हमें बताना है मजल वेलोसिटी। मैक्सिमम रेंज कितनी है, 16 किलोमीटर, तो इतना मीटर, यू स्क्वायर अपॉन जी 10, तो यू कितना आ गया, अंडर रूट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लोगे तो 400 मीटर्स एवरी सेकेंड। दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। Two bodies of same mass are projected with the same velocity at an angle 30-60. The ratio of their horizontal range will be 1:1। अगेन क्योंकि 30-60 क्या है, 30-60 क्या है, 30-60 तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, यानी ये सवाल लगभग 2 बार आ गया, ये सवाल 2 बार आ गया। ऑल राइट, तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, जिसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात कर लेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए, इस पे ज़्यादा सवाल नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके हम फटाफट सवाल 3-4 सवाल 5 सवाल हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं और हमारा ये वाला चैप्टर बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। द एंगुलर स्पीड ऑन अ फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड, राइट। तो हमें क्या करना है, द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपको निकालना है। तो भैया देखो उसमें यूनिट का बहुत लोचा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको वो समझा देता हूँ इस यूनिट के कॉन्सेप्ट को कैसे हमें डील करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको यूनिट के कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है, यूनिट के कॉन्सेप्ट को कैसे डील करना है, रेडियन वगैरह में कैसे आंसर निकालना है। एक पार्टिकल है जो कि ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हमने कहा सर टोटल डिस्टेंस उसने 2πr ट्रेवल करी है। अगर मैं आपसे बोलूं उसने कितने रेडियन का एंगल ट्रेवल किया है,
तो हम बोलेंगे उसने टोटल एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन का कवर किया है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवोल्यूशन इज, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन, या मैं ऐसे लिख दूं वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई, ठीक है, रेडियन। तो यहां से देखो बात हमें बिल्कुल क्लियर हो रही है कि 2 पाई रेडियन जो है ना, ये एक रेवोल्यूशन में कवर होता है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन का एक रेवोल्यूशन, और इसी से ही हमें सब सारे कन्वर्जन करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी ये कह रहा है कि इसने इतने सारे 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट कवर कर दिए, तो कितने रेडियन कवर कर लिए होंगे? देखिए 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, जरा गौर कीजिएगा, एक रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, तो 1200 रिवोल्यूशन का मतलब 1200 इंटू 2 पाई। बात समझ में आ रही है? 1200 इंटू 2 पाई। अच्छा, पर मिनट, पर मिनट यानी कि अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो पर सेकंड आ जाएगा, या सुनो, तो हम बोल सकते हैं इसको इतने रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो जब रेवोल्यूशन पर मिनट को हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे ये भी समझ में आ गया। हम रेवोल्यूशन पर मिनट को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को हमें दिमाग में रखना है और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर उस कॉन्सेप्ट को लगा लीजिए। पहले पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दी हुई है, वन इनिशियल वेलोसिटी मुझे कह सकता हूं कि 1200 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको मैं लिख सकता हूं 1200 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट, या 60 से डिवाइड कर दिया तो रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? तो 60 से कैंसिल हो गया 20, तो 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो हमने बोला 3120 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3120 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, तो ये से कैंसिल हो गया। हाँ, 52 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो भैया देखो फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और कह रहा है 16 सेकेंड लगते हैं चेंज होने में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। कितना है फाइनल? भैया फाइनल है 52 इंटू 2 पाई, या 2 पाई आप कॉमन ले लो, 52 माइनस 20 बाय टी कितना है? 16 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 32 बाई 16 2 विच इज 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ अ व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम, 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 14 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, सिमिलर क्वेश्चन है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 360 आरपीएम, 360 आरपीएम कितना हो जाएगा? 360 इंटू 2 पाई बाई 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हमें बोला कि 1200 आरपीएम, इसको 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। या सुनो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जरा देखिए, तो इसका हम यहां पर अगर निकालें एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से दिखाना चाहिए पिछले न्यूमेरिकल में भी, अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। कितना हो जाएगा? फाइनल कितना है भाई? 2 पाई आप कॉमन निकाल लो उससे, फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 6 कर लो, 20 माइनस 6 बाय टाइम। टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा? 14 सेकेंड्स। तो 20 माइनस 6 इज 14, 14 बाय 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। यहां कह रहा है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 एंड इट इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। ओके,
If he is standing on the south bank and wishes to cross the river in the shortest path, the angle at which he should cross, ओके थीटा निकालना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए, फटाफट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। तो रिवर वाले सवालों में सबसे पहले देखिए, जो रिवर है वो कह रहा है ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। जो बंदा है वो साउथ बैंक पे खड़ा हुआ है, ठीक है। रिवर इधर की तरफ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, रिवर किधर की तरफ फ्लो कर रही है, ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। और जो आदमी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वो चाहता क्या है, वो शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये सुनो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, हमने कहा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये सुनो, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, हमने कहा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा तो रिवर के फ्लो की वजह से वो इधर की तरफ पुश हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर क्या करेगी, इसको शिफ्ट कर देगी। हम चाहेंगे कि एक एंगल पे जाए इस तरीके से, ताकि रिवर इसको पुश करे तो ये ए से स्टार्ट करे तो बी पर इसकी जर्नी खत्म हो, ठीक है। यानी कि ये बंदा जो बाहर खड़ा है, इस बाहर खड़े हुए बंदे के लिए, जो साउथ बैंक पे बंदा खड़ा है, इस बंदे के लिए ये जर्नी इस लाइन के अलोंग हो जाए। ये सुनो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। जब बंदा पानी में इधर की तरफ जाएगा तो पानी इसको पुश करके इधर ले आएगा, और जो बंदा बाहर खड़ा है साउथ बैंक पर, उसको लगेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर की तरफ होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हमने कहा आ रही है। हमें निकालना है ये एंगल थीटा। क्या ये पता है हमको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्वेश्चन में दिया है बेटा 20, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है बेटा 10। तो आपको निकालना है ये एंगल थीटा। तो लगा दीजिए साइन थीटा इज परपेंडिकुलर 10 अपॉन हाइपोटेन्यूज 20, तो साइन थीटा इज 1/2, यानी थीटा इज 30 डिग्री। इस बंदे को 30 डिग्री पर वेस्ट की तरफ, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे। A particle is moving so that the position vector is given by cos omega t plus sin omega t। मैंने इनिशियली आपको सवाल में करके दिखाया है इसको, और अलग अलग तरीके से इसको प्रूव भी किया हुआ है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, a cos ओमेगा t प्लस एक्स कैप प्लस बी वाई साइन ओमेगा t j कैप, है ना, ये y कैप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। हम कहते हैं कि ये एक पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सुनो, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है। तो कॉन्सेप्ट यहां पर लिखो, कॉन्सेप्ट यहां पर लिखिए। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक पार्टिकल इस पोजीशन वेक्टर से चल रहा है, cos ओमेगा t एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा t y कैप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो एक पार्टिकल जो इस तरीके से चल रहा है, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहां पर क्या होने वाला है भैया, हमने कहा ये पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। दिस पार्टिकल इज मूविंग along a circular path. This particle is moving along a circular path. बात समझ में आ रही है। और अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कई बातें हम बता सकते हैं। वेलोसिटी जो होगी इस पार्टिकल की, जो वेलोसिटी होगी, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, हमने कहा एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, वैल्यू v²/r होती है। ये सुनो, तो हमने कहा कि भैया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। नहीं, वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है आर के, और एक्सेलरेशन क्या है, रेडियस के अलोंग है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। हमने कहा नहीं, एक्सेलरेशन को तो हम पैरेलल मान सकते हैं, बाय द वे इट इज एंटी पैरेलल। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमने कहा टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन
हो गया। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with a constant speed and time period of 0.2 pi second. Okay. The acceleration of the particle is okay. तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या बना, गौर से समझिएगा। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है पार्टिकल का, 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और टाइम पीरियड है पार्टिकल का 0.2 पाई सेकेंड। ओके। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो हमें पता है पार्टिकल का एक्सेलरेशन, हमें पता है सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर आर। अगर कोई पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि टाइम पीरियड दिया हुआ है, इंटू रेडियस आर दी हुई है। 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, टाइम पीरियड भी पाई के टर्म्स में है 0.2 पाई, इसका स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2। बहुत बढ़िया। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 अपॉन 0.2 इज 10, 10 का स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये और ये हट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो एक्सेलरेशन क्या आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर आर। राइट। तो आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे। अ कार इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। ओके। इट इज टेकिंग 62.8 seconds in every circular loop. It is taking 62.8 seconds in every circular loop. Okay. टाइम पीरियड दे दिया। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लूप इज। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा हुआ था। ये हमने कहाँ पढ़ा था, काइनेमैटिक्स में पढ़ा हुआ था। तो उसका कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड कह दूं मैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, वी को मैं वेलोसिटी दिखा देता हूं, वी इज वेलोसिटी हियर। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक पार्टिकल जो सर्कुलर लूप में घूम रहा है वो एक पूरे रिवॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, 0। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी रहेगी 0। बात समझ में आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक रिवॉल्यूशन में, 0, क्योंकि जहां से चला वहीं वापस आ गया। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए, अपॉन टोटल टाइम। इस कॉन्सेप्ट को सिंपली लगा दीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना होने वाला है, 2 पाई आर। रेडियस है 100, तो 2 पाई आर। आर कितना है, 100 मीटर है, ठीक। ओके, 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 62.8, 62.8। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, एवरेज स्पीड समथिंग आएगी। तो ऑप्शन ए में ही ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी सब में तो ये एवरेज स्पीड को 0 0 कर दे रहा है, ये भी 0 कर दे रहा है, यानी दोनों ऑप्शन गलत है। दूसरे में दोनों की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर यही वाला आंसर था, तो आप इसे एलिमिनेट करके भी सही कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब आंसर 10 आना चाहिए मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद अ कांस्टेंट स्पीड इज पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, नाइदर पीरियोडिक नॉट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो होता है। पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय में जो अपने आप को रिपीट करे। तो सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कह सकते हैं पीरियोडिक है।
ठीक है, पीरियोडिक एक निश्चित समय में अपने आप को रिपीट कर लेगा, जैसे घड़ी की सुइयां। लेकिन पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक हमेशा अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो होता है, जैसे पेंडुलम का मोशन, तो पीरियोडिक नहीं है। सो इट इज सॉरी, ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, पीरियोडिक तो है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इट इज पीरियोडिक, क्योंकि एक निश्चित समय में अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स इट। ओके, हमने पूरे सवालों को सॉल्व कर लिया है। आशा करता हूं आपने बहुत सारे सवालों से बहुत कुछ सीखा होगा। अभी भी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, और उन सब के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।